तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर पेपर के मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन बचे हुए, 22 अप्रैल को आपका एग्जाम है दोस्तों। जिन्होंने अभी से अच्छे से तैयारी नहीं करी है वो इन मॉडल पेपर को जरूर देखकर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा अग्निवीर भर्ती का 21वां मॉडल पेपर है। हम 20 मॉडल पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं वो जल्दी से देखें। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों इन सभी मॉडल पेपर को जरूर देखें दोस्तों। ये मेरे सभी मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले एग्जाम तक दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम से पहले इन सभी को जल्दी से वॉच कर लेना दोस्तों, ठीक है। इस मॉडल पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 100% गारंटी वाले क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्जाम में देखने को हुबहू मिलेंगे। तो क्लास को अंत तक पूरा वॉच करना। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन नंबर 416, 416 का जवाब दीजिए। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या उदयन? बहुत ही शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कमेंट करेंगे सभी सिपाही जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब? जल्दी से बताइए। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, कालाशोक के शासनकाल में दोस्तों। कालाशोक के शासनकाल में ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और पहली जो कालाशोक में हुई थी, लेकिन ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी 483 में दोस्तों, ठीक है। पहली बौद्ध संगति थी। और ये 383 में हुई दोस्तों, है ना। ये हुई थी वैशाली में, ये वैशाली में हुई थी। और वो राजगृह में हुई थी, ये राजगृह में हुई थी, ये राजगृह में हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये दोनों की दोनों बौद्ध संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी जितने भी आपको राजा दिख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन के, ये सभी के सभी हर्यक वंश के राजा है, जिसके संस्थापक बिंबिसार है दोस्तों, ठीक है। पूरा का पूरा पितृहंता वंश है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन नंबर 417। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा, शुक्राणु या अंडाणु? बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, वो चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों इन मॉडल पेपर को जरूर देखेंगे। जो बच्चा चाहेगा सिलेक्शन लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लासेस रहती हैं, सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट और रहने वाली हैं, जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन देना में मदद करेंगी। तो एक भी मॉडल पेपर आप मिस ना करें दोस्तों, क्लास को भी पूरा अंत तक वॉच किया करें। बताइए इस प्रश्न का जवाब। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न के लिए। मुझे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों शुक्राणु की दोस्तों, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, सॉरी क्वेश्चन ने पूछा है इकाई कौन सी है ना, तो इकाई सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है शुक्राणु, है ना। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है मानव शरीर की, तो वो कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है, सबसे छोटी है, छोटी, सबसे छोटी है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी है ये, सबसे छोटी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंडाणु ये दोस्तों सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देरी करे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 418 का जवाब दें। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? अरुण, शुक्र, बृहस्पति या वरुण? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है दोस्तों, आपके सामने कमेंट करिए। दोस्तों आपके लिए मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल कर दिए टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा। अभी तक जितने भी मॉडल पेपर हमने कवर किए हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। बस आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लें। आपके पास दोस्तों सिर्फ 15 दिन बचे हुए, इन 15 दिनों में दोस्तों सिलेक्शन लेना तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो सारे में आशा करता हूं कि आप ये सारे मॉडल पेपर जरूर देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जल्दी से फायदा उठाइए इन मॉडल पेपर का। तो बताइए निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे सूर्य से सबसे दूर स्थित है दोस्तों? वो कौन सा ग्रह है दोस्तों? गुरुजी वो है वरुण ग्रह दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। ए ऑप्शन जो टिक कर रहे थे गलत कर रहे, बी वाले गलत है और सी वाले गलत है। तो वरुण ग्रह दोस्तों सूर्य के सबसे दूर निकट पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सभी सिपाही, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। खेड़ा आंदोलन दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, स्वामी शाहजन ने या भगवंत सिंह ने दोस्तों? बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे अगर जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को। दोस्तों खेड़ा आंदोलन दोस्तों 1918 में चालू हुआ था दोस्तों, 1918 में दोस्तों, है ना, 1918 में चालू हुआ था दोस्तों, है ना। तो 1918 में एक चीज और हुई थी, 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद में दोस्तों मजदूरों ने मिल हड़ताल करी थी, जिसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। नील, है ना दोस्तों, भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने उसी आंदोलन में किया था, है ना।
तो ये खेड़ा आंदोलन दोस्तों 1918 में चालू होता है। इसका नेतृत्व किया था MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दोस्तों। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात होती है इनकी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात किस आंदोलन के तहत गांधी जी से होती है, तो वो है खेड़ा आंदोलन दोस्तों, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से आपके लिए, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा हमारा अगला क्वेश्चन 420, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करें, एग्जाम में देखने को मिलेगा। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, अग्नाशय, थायराइड, इंसुलिन, एड्रिनल। बताइए दोस्तों, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। सभी प्यारे सिपाही बात करेंगे क्वेश्चन के लिए, क्या राइट ऑप्शन रहेगा भाई। जिन्होंने अभी तक दोस्तों इस क्लास को उन स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करना, उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाना जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, वो चाहते हैं कि उन्हें सिलेक्शन लेना है, तो उन्हें ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करें। आप भी पढ़िए, उन सभी स्टूडेंट तक ये मॉडल पेपर जरूर पहुंचाना दोस्तों, ठीक है। तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब डी ऑप्शन एड्रिनल। जी हाँ दोस्तों, रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल डी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी सिपाही। जिस स्टूडेंट ने डी ऑप्शन को टिक किया वो बिल्कुल सही जवाब टिक करा दोस्तों। इंसुलिन की कमी से दोस्तों क्या होती है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से क्या होती है, इंसुलिन की मैं यहां पर लिख देता हूं, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज होती है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज होती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 421, बताइए, एक किताब को 18% छूट पर बेचने से 23% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें। तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 50% का, 25% का, 15% का या 30% का। बताइए दोस्तों, तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत लाभ अधिक अंकित करें दोस्तों, कितना प्रतिशत मूल्य अंकित करें, जल्दी से बताएं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे सिपाहियों को आना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए दोस्तों, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ तो लिखेंगे हम क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिखेंगे हम अंकित मूल्य, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किताब को 18% छूट पर बेचने से, 18% छूट मतलब कि देखो, हम हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, उस पर 18% की छूट मिल जाती है, तो वो 82% रह जाता है। कितना रह जाता है, 82, ठीक है। 82% पर बेचने से 23% का लाभ होता है। अब 23% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 123 हो जाएगा। 23% का लाभ हो रहा है तो 123 हो रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। यहाँ पर ये क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, ये क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है दोस्तों, बताइए। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य गुरुजी 41 अधिक है। किसके ऊपर से क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य नीचे लिखिए दोस्तों। जिससे अधिक होता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, इस बात का ध्यान रखिए। जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होती है, वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए दोस्तों, 41 से कम 41, 41 दूनी 82 और 2 को 100 से भाग करेंगे, जवाब आएगा 50% अधिक है, ठीक है। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा, तो हमारा सही जवाब होगा गुरुजी 50%। कितना इजी क्वेश्चन था, हमने इजी तरीके से सॉल्व किया दोस्तों। तो इसी प्रकार से जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में इसी प्रकार से सॉल्व कर आएंगे, ठीक है। चलें बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 422 देखिए। क्वेश्चन नंबर 422, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण क्या कहलाता है, विलायक, विलयन, सार्वत्रिक या विलेय। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी सिपाही कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न के लिए जवाब। दोस्तों अगर लगता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस क्लास को करें लाइक और अपने सभी प्यारे सिपाहियों में जल्दी से शेयर करें। एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाएं इस क्लास को, और जितना हो सके उसको, चाहे दोस्तों आप फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे टेलीग्राम चैनल पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हो वहाँ पर इस क्लास को शेयर करिए। उन सभी मॉडल पेपर को शेयर करिए जहाँ तक दोस्तों आपके जो भी स्टूडेंट है जिनको अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है उन तक तो ये मॉडल पेपर पहुँचने चाहिए। आज ही हमारा अग्निवीर का दोस्तों कौन सा मॉडल पेपर है, आज 21 मॉडल पेपर है। हम 20 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखे तो बाकी के मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो भाई 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण क्या कहलाता है गुरुजी, ये कहलाता है दोस्तों विलयन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, विलयन। तो बी ऑप्शन किस किसने टिक किया है, बहुत ए भी टिक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं भाई। सी वाले भी गलत है, डी वाले भी गलत है, विलयन सही है भाई। जो भी विलयन टिक कर रहा है वो बिल्कुल सही टिक कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चले बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 423 बताइए,
टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों, चंबल नदी, कोयला, बेतवा या भागीरथी? क्या सही जवाब होगा? सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब? गुरुजी इसका सही जवाब भागीरथी नदी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो टिहरी बांध है, जो टिहरी बांध परियोजना है, वो किस नदी पर अवस्थित है? गुरुजी ये अवस्थित है भागीरथी नदी पर दोस्तों। ऑप्शन डी को सभी प्यारे सिपाही लॉक करेंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो एक बार ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चंबल की बात करें तो चंबल दोस्तों कहां से निकलती है? जनापाव पहाड़ी एमपी से निकलती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, जनापाव की पहाड़ियां एमपी से राजस्थान में चित्तौड़गढ़ 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती हुई दोस्तों ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी तो चंबल है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। और ये यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी? ये गंगा की है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। ठीक है दोस्तों, और यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वो है गंगा की। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ आप कमेंट करेंगे सभी सिपाही। स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सभी सिपाही कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में, राजस्थान में, मिजोरम में या नागालैंड में? क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया, कमेंट करेंगे, जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या टिक करेंगे 424 का? गुरुजी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप टिक करेंगे मेघालय राज्य। तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बड़े बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 425। और मैं बता देता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% गलत करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या ए और बी दोनों? बताइए प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आप सभी बताएं इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन टिक करेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या ए और बी दोनों? बताइए जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का आता है जवाब कमेंट करके बताएं। गुरुजी जो ए ऑप्शन टिक करे वो तो गलत हो जाएगा, धनात्मक तो नहीं होगी, ना तो ये उदासीन होगी, ना ही ए और बी दोनों होंगे, सिर्फ ये ऋणात्मक होती है दोस्तों। क्या होती है? ऋणात्मक होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या होती है दोस्तों? ये ऋणात्मक होगी दोस्तों, ना ही धनात्मक होगी ना ही उदासीन होगी, सिर्फ ये ऋणात्मक होगी दोस्तों। आप लोगों के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा दोस्तों, हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से करेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदता है। 11 दोस्तों यहाँ पर सेब है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, सेब होगा आदमी है ना। तो एक आदमी 11 सेब 10 रुपए में खरीदता है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, क्षमा चाहता हूं। ठीक है, एक आदमी 11 सेब 10 रुपए में खरीदता है और 10 सेब 11 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। इसके लिए दोस्तों आपके लिए पहला ऑप्शन रहेगा 21% का लाभ, और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपके लिए 20% की हानि, और जो तीसरा ऑप्शन है 21% की हानि, और चौथा है जो 20% का लाभ है। बताइए दोस्तों लाभ हुआ या हानि हुई है, और वो हुई है कितने प्रतिशत की हुई है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हम इसको कैसे करेंगे चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा वस्तुओं में रुपए में वस्तुओं का भाग दिया करें, रुपए में वस्तुओं का भाग दिया करें, आपके कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलो एक तरफ तो लिखेंगे हम क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी 11 सेब 10 रुपए में खरीद रहा है। कितने? 11 सेब 10 रुपए में। मैंने कहा रुपए में वस्तुओं का भाग दो, रुपए में वस्तुओं का भाग दो, रुपए में वस्तुओं का भाग दो। चलो ठीक है, आगे देखो, ये तो खरीदने की बात हो गई, यानी कि क्रय मूल्य की बात होगी। अब देखो विक्रय मूल्य में क्या बोल रहा है, और 10 सेब 11 रुपए में बेचता है। 11 रुपए में कितने सेब बेच रहा है? 10 सेब बेच रहा है।
तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुरुजी 100 रुपये आएगा। कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे गुरुजी 21 रुपये आएगा। कितना आएगा? 21 रुपये आएगा। अब आप खुद देखिए, आप 100 रुपये 100 सेब लेके आए, उसको 121 रुपये में बेच दिए, तो आपको खुद पता चल रहा है गुरुजी यहाँ पर 21% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 21% का। ठीक है, तो कितने इजी तरीके से किया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, रुपए में वस्तुओं का भाग देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके सामने होगा। कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप इसी पैटर्न से, इसी मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? 21% का लाभ, यानी कि पहला ऑप्शन। तो इस प्रश्न में जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, पहले ऑप्शन को टिक करें, वो बिल्कुल सही टिक करें। अब बताइए किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जिसको समझ में ना आया हो, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करें, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 427, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी प्यारे सिपाही बताएंगे। 10 सितंबर को, 14 सितंबर को, 15 सितंबर को या 16 सितंबर को? कमेंट करें, क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? बताइएगा सभी प्यारे सिपाही, क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। दोस्तों अगर देखा जाए यहां पर तो जो 14 सितंबर है ना, इसको हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस है ना, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है यहाँ पर, है ना, 14 सितंबर को। हमें पूछा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है आपके लिए 16 सितंबर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों। मैं 100% बोल रहा हूँ, इन दिवस से संबंधित आपका एक ना एक क्वेश्चन डेली मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके हर मॉडल पेपर में दिवस से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को टिक किया वो बिल्कुल सही टिक किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 428 रीजनिंग का आया, नंबर सीरीज से संबंधित ये क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका जवाब? देखिए 3 से 5, 5 से 8, 8 से 11, फिर उसका फिल इन द ब्लैंक्स 19 से फिर 24। बताइए कैसे करेंगे इस प्रश्न के लिए? तो चलिए भाई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप दोस्तों कैसे करेंगे इसको आप बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले 3 बनाना है, तो 3 आप कैसे बना सकते हैं? गुरुजी 2 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा 3 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप 5 कैसे बना सकते हैं? जब आप 3 में 2 प्लस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। यहाँ पर 2 छोटा सा लिखा गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए ना। यहाँ हो गया आपके 5। अब आपको बनाना 8, तो 8 आप कैसे बनाएंगे? 8 आप कैसे बना सकते? 5 में 3 प्लस करके। क्या बना सकते हैं? 5 में 3 प्लस करके। 5 में 3 प्लस करके आप 8 बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको बनाना है 11, तो 11 कैसे बनाएंगे दोस्तों? आप 11 कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 7 में 4 प्लस करके, 7 में 4 प्लस करके 11 बन गया। अब आपको 11 बन गया, 7 से में 4। अब आपको दोस्तों आगे क्या होगा? अब आप खुद देखिए, यहाँ पर एनालाइज करिए। अब आप खुद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है। देखिए 2, 3, 5, 7, यह आपके अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो अभाज्य संख्या जो किसी की टेबल में नहीं आते। तो अब अगला नंबर क्या होगा? 11 होगा। अगला नंबर क्या होगा? 11 होगा। 11 में आपको कितना जोड़ना है? देखो 1, 2, 3, 4, अब आपको 5 जोड़ना है। तो 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है। तो वहां पर जो ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पर क्या आएगा इस डिब्बे में? गुरुजी 16 इसका सही जवाब होगा। 16 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वो किस ऑप्शन में है? 16 गुरुजी 16 बी ऑप्शन में। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है भाई। बहुत ही शानदार और इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर दिया। इजी प्रश्न था। बने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे। चलिए समझ में जिसको आ गया वो कमेंट करें, जिसको ना समझ में आया वो भी कमेंट करें। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है दोस्तों। अगर लग रहा है ये क्लास इंपॉर्टेंट है, लग रहा है ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को कर दें शेयर सभी प्यारे सिपाहियों में। उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी और वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरे सभी मॉडल पेपर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप भी देखिए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाउड स्पीकर, मोमबत्ती, माइक्रोफोन या विद्युत मोटर? प्यारे सिपाही सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? सभी सिपाही कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? सभी बताएं जल्दी से।
ये कहलाता है माइक्रोफोन। क्या कहलाता है भाई? माइक्रोफोन कहलाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कहलाता है माइक्रोफोन। ऑप्शन सी को सभी सिपाही लॉक करेंगे। भाई ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिक करें बहुत ही शानदार टिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 430 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछने योग्य है। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? निम्न में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? दोस्तों अस्थायी पूछा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बात करें सरदार वल्लभ भाई, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, खेड़ा आंदोलन में इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है। ठीक है, ये तो बात होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दोस्तों इन्होंने दोस्तों जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था 19 अप्रैल 1917 में, तब गांधी जी का दोस्तों इन्होंने साथ दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें ये शामिल हुए थे दोस्तों, है ना। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात होगी, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग टिक करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सभी सिपाही। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 431 का जवाब दें। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक कौन है इनमें से बताइए? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर दोस्तों, है ना। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है दोस्तों। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी है। आर्य समाज दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज दोस्तों है, यहाँ सा नहीं होगा समाज होगा। ठीक है, यहाँ पे सा नहीं होगा समाज होगा। आर्य समाज की स्थापना करिए रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम? बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? सभी प्यारे सिपाही बताएंगे। तो ये सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों ऑप्शन ए की, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है दोस्तों, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी एक रचना, एक पुस्तक थी गीतांजलि, है ना, इन्हीं के ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिले। ये पहले भारतीय थे, पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में, है ना दोस्तों। नोबेल पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं इनकी। ठीक है दोस्तों, अब महात्मा गांधी की बात करें तो दोस्तों इनकी पुस्तक है यंग इंडिया, बहुत ही पूछी जाती है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो MK गांधी, यानी मोहनचंद्र करमचंद गांधी। यंग इंडिया दोस्तों ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया। अगर अब्दुल कलाम की बात करें भाई, इनकी तो मिसाइल मैन है, इनकी क्या बात करें दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंडियंस विंस फ्रीडम। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडियंस विंस फ्रीडम। इंडियंस विंस फ्रीडम। इंडियन विंस फ्रीडम, ये इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में बहुत बार पूछी है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में? प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार आप सभी के सामने आता हुआ। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? गुरुजी ये है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को लॉक किया बहुत ही शानदार टिक किया, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही जवाब होंगे। भाई क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी प्यारे सिपाहियों में शेयर करें इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर ये 33वां जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार डाइस रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको आ जाना चाहिए एक झटके में। दोस्तों देखो, डाइस रीजनिंग के क्वेश्चन में आप इतना टाइम मत लिया करें, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, ज्यादा नहीं। दिए गए पासा है दोस्तों, यहाँ पे दिए गए पासे में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया। यहाँ पर आप ऑप्शन लीजिए, मैं आपको बना के देता हूं। देखो, दिए गए पासे में 4 का विपरीत फलक बताना है। 4 का विपरीत बताइए इस पासे के अंदर। 4 का विपरीत फलक बताइए आप लोग। दिए गए पासे में आपको 4 का विपरीत फलक बताना है। अब आप 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। भाई इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 2। जब दो पासों में एक जैसे 2 अपन को देखने को मिल जाते हैं तो जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
तो ये 4, ये जो 4 है ये किसके विपरीत होगा? 1 के विपरीत होगा। और ये 1 किसके विपरीत होगा? 4 के विपरीत होगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत क्या है? गुरुजी 4 का विपरीत 1 होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें डाइस के तो सबसे पहले देख लिया करो, उसके बाद आप लोग कमेंट किया करें। दोस्तों आप जल्दबाजी के चक्कर में इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, जबकि इतना इजी क्वेश्चन है। दोस्तों कंसेप्ट ध्यान रखें, जब दो डाइस में जैसे दो सेम मिल जाते हैं, जब दो सेम मिल जाते हैं तो जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इस बात को दिमाग में रखें दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 434। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 12.5%, 10%, 14.2/7% या 15%। कमेंट करें दोस्तों, लाभ पूछा मैं, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखिए हमें क्या लिखना है गुरुजी? हमें लिखना है एक तरफ क्रय मूल्य, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य, और तीसरी तरफ हमारा जो लाभ दिया हुआ वो लाभ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए समझिएगा क्वेश्चन। 72 वस्तुओं को बेचने पर, बेचने का मतलब क्या होता है गुरुजी? क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 72 आ गया, ये बात सही है गुरुजी। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। दोस्तों लाभ बोल रहा है, लाभ कितना हो रहा है? 9। अब आप खुद देखिए 72 विक्रय मूल्य है और 9% लाभ है, तो आप क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या? क्रय मूल्य, जी हाँ गुरुजी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? 72 में से 9 माइनस करेंगे तो 63, और 63 हमारा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। और आप सभी को पता है क्वेश्चन ने क्या पूछा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सभी को पता है कि लाभ हमेशा किस पर निकलता है? लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलती? क्रय मूल्य पर। कितने रुपए का लाभ हुआ गुरुजी? यहाँ पर लाभ हो रहा है 9 रुपए का। किसके ऊपर होता है लाभ और हानि? गुरुजी 63, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर। तो 100 पर निकालना है, ठीक है। तो आंसर का जवाब दे अब 9 7 63, और 100/7 का मतलब क्या होता है? 14.2/7%। आप भाग करके देख लें, 100/7 को आप भाग करके देख लें, आपका यही आएगा 14.2/7%। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा गुरुजी? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों जिनको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग यहाँ पे कमेंट करें अपने, ठीक है। आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। बड़े बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435। सभी पैरे सिपाही बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अमाशय, अग्नाशय, पीयूष या एड्रिनल? सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग सभी बच्चे करेक्ट ऑप्शन टिक करें। बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है अमाशय ग्रंथि। दोस्तों कौन सी ग्रंथि करती है? अमाशय करती है दोस्तों, अमाशय। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। तो अभी तक बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और जो डी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं वो स्टूडेंट गलत टिक कर रहे हैं भाई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दोस्तों आज हमने कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए अग्निवीर के? दोस्तों आज हमने अग्निवीर के 21 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों जिन्होंने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग उन मॉडल पेपर को कंप्लीट वॉच कर लीजिए दोस्तों, और उनका फायदा उठाइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये एग्जाम में दोस्तों हर एक मॉडल पेपर से क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, ये 100% की गारंटी मेरी है दोस्तों। जो बच्चा कंटिन्यू डेली बेसिस पर मॉडल पेपर में जुड़ता है और डेली बेसिस पर 8 PM पर जुड़ता है, जो मॉडल पेपर सॉल्व करता है, उसकी तो दोस्तों सिलेक्शन होगा दोस्तों, गारंटी है दोस्तों, ठीक है, डेली बेसिस पर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इन्हीं मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी मॉडल पेपर को मिस ना करे दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये क्लास लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लगता है ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को सभी पैरे सिपाही लाइक कर देंगे, और जितना हो सके इस मॉडल पेपर को उन सभी स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए दोस्तों जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है और वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों, तो आप उन तक जरूर पहुंचाइए मॉडल पेपर। हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएगा जिन्होंने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं करी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन
आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं गुरुजी क्वेश्चन करते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी। हर एक मॉडल पेपर की दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मैंने आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया, आप लोग जल्दी से जाइए और वॉच कर लीजिए। क्लास का टाइम यही रहता है 8 PM पर, सभी स्टूडेंट डेली बेसिस पर जुड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, डेली बेसिस पर 8 PM पर जुड़िए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।